हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने ज्योग्राफी के टेस्ट नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम पहले करवा चुके हैं, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे और आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने पहले 50 क्वेश्चन कर लिए होंगे, अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी जो वीडियोस हैं उनके लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप चैनल को विजिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई कमी लगती है या कोई आंसर गलत लगता है, कुछ भी लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसको करेक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्रॉप एंड क्लाइमेटिक रीजन। हमें बताना है कि कौन सी क्रॉप कौन से क्लाइमेटिक रीजन में होती है। ठीक है, सबसे पहले शुगर केन, ये बोल रहे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होती है। सेकंड है ओलिव, मेडिटेरेनियन, और थर्ड है कोकोआ, इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो शुगर केन है ये हमारे यहाँ पे भी होता है शुगर केन। तो ये मेनली कहाँ पे होता है? शुगर केन होता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में। कहाँ पे होता है? ग्रासलैंड्स में नहीं होते शुगर केन। कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी होता है, तो हमारे यहाँ तो टेम्परेट वो है नहीं। ठीक है, यूपी वगैरह में भी शुगर केन होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में मेनली शुगर केन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई हमारी रॉन्ग, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड है ओलिव। ओलिव यस मेडिटेरेनियन में होता है, कल मैंने आपको मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के बारे में सारा बताया था। और थर्ड है कोकोआ, कोकोआ इक्वेटोरियल रीजन में होता है, ये भी सही है। सेकंड एंड थर्ड हमारे सही है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग है। और आपको पता होगा कि मेनली जो शुगर केन है वो कितने क्रॉप्ड एरिया में होता है? टोटल कंट्री का 2.4% क्रॉप्ड एरिया में हमारा क्या होता है? शुगर केन होता है। आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, कल मैंने बताया था कि वीट कितने में होता है? 14% में होता है। और 1/5 में क्या होता है? हमारा राइस कल्टीवेशन होता है। ठीक है, और शुगर केन कितने परसेंट में होता है? 2.4% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया में होता है। ठीक है, इंडिया ब्राज़ील के बाद, मतलब 2017 की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था शुगर केन का। इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था शुगर केन का इन 2017। ठीक है, और साउथ इंडिया में इसकी जो ईल्ड है ना वो ज़्यादा है। ईल्ड इसकी हाई कहाँ पे है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में शुगर केन की जो ईल्ड होती है वो ज़्यादा होती है, और नॉर्थ इंडिया में लो होती है। वही अगर हम वीट की जो ईल्ड है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। ठीक है, लेकिन जो शुगर केन है उसकी ईल्ड साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी किसके बारे में? शुगर केन, ओलिव, कोकोआ के बारे में, कि कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन में ये होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं हम कौन से पे? क्वेश्चन नंबर 52 पे। ठीक है, हमें बताना विद रेफरेंस टू स्वीट क्रूड फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वीट क्रूड के बारे में बताना है। क्रूड ऑयल की जो क्रूड ऑयल होता है उसकी दो वेराइटीज़ होती हैं, एक स्वीट क्रूड, एक शोर क्रूड। ठीक है, ये दो टाइप की क्वालिटी होती है। ठीक है, अब जो स्वीट वाला होता है ना, याद रखना उसमें जो सल्फर होता है ना वो कम होता है। ठीक है, सल्फर क्या होता है? स्वीट में कम होता है। अगर स्वीट है तो इसका मतलब उसमें क्या है? सल्फर जो है वो क्या है? कम क्वांटिटी में, रिलेटिवली कम क्वांटिटी में, इसीलिए वो स्वीट है। और सोर क्रूड क्या होता है? जिसमें सल्फर की जो क्वालिटी होती है ना, क्वांटिटी होती है ना, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इसमें तो जो सल्फर है वो होता ही नहीं है। 52 में बोल रहे हैं कि इसमें तो जो है सल्फर होता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होता है। स्वीट क्रूड में सल्फर होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें सल्फर होता ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकेंड, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड वंस एक्सट्रैक्टेड इल्स हायर क्वालिटी गैसोलीन। अगर देखो ये बोल रहे हैं कि जो स्वीट क्रूड है उसमें सल्फर कम होता है, तो इसको लेस एनर्जी चाहिए है हमें क्या करने के लिए?
एक्सट्रैक्ट करने के लिए और एक बार इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हायर क्वालिटी की गैसोलीन देता है। बिल्कुल सल्फर हमें कम ही चाहिए अपने गैसोलीन में, ठीक है। तो यस, इसको निकालने में भी हमें कम एनर्जी लगती है और एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हाई क्वालिटी गैसोलीन देता है। थर्ड है वेनेजुएला इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्वीट क्रूड। याद रखना स्वीट क्रूड का सबसे ज़्यादा जो बड़ा प्रोड्यूसर है वो है इराक। कौन है? याद रखना इराक, ठीक है। इराक जो है वो स्वीट क्रूड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। इराक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो ये वेनेजुएला है ना, ये वेनेजुएला में कौन सा सबसे ज़्यादा क्रूड होता है? यहाँ पे सोर क्रूड होता है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे सोर क्रूड होता है। ये दो क्रूड के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो स्वीट क्रूड होता है उसमें सल्फर कम होता है, जल्दी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हायर क्वालिटी की गैसोलीन बनाएगा। और क्या बोलते हैं, जो इराक है वो इसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। इराक जो है इसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 52 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 हमें क्या बोलता है? हमें बताना है किसके बारे में? कोलकोज मॉडल ऑफ फार्मिंग के बारे में। किसके बारे में? कोलकोज मॉडल ऑफ फार्मिंग। ये क्या होता है? देखो, कोलकोज मॉडल ऑफ फार्मिंग अगर आपने सुना भी है ना, तो आपने सुना होगा कि ये कम्युनिस्ट चाइना में नहीं, ये यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे? सोवियत यूनियन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ना कि चाइना में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, ठीक है। सेकेंड है इट इज़ कंसर्न विद बोथ कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग। देखो इसमें ध्यान रखना, कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होती है, इसमें कलेक्टिव फार्मिंग होती है। इसमें क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होती है, इसमें क्या होती है? कलेक्टिव फार्मिंग होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसकी क्या हो जाती है? हमारी रॉन्ग हो जाती है। याद रखना, इसमें क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होती है, कलेक्टिव फार्मिंग होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सॉरी, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी। कोई भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये क्यों की जाती है? ताकि हम जो एफिशिएंसी है प्रीवियस मेथड से उनको मतलब एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंसी लेके आ सकें। मेनली होता है ये सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। मेनली ये मॉडल किसके लिए है? सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ये मॉडल लाया गया है, ठीक है। ये देखो, जो कोलकोज फार्मिंग होती है उसके इतने बड़े बड़े खेत होते हैं। इसमें मेनली क्या होते हैं, ये जो खेत होते हैं ना सारे, ये स्टेट ओन करती है, ठीक है। इतना बड़ा जो खेत है ये स्टेट ओन करेगी और उसमें जो फार्मर्स होते हैं ना वो एक साथ आते हैं और वो सारे इसमें काम करते हैं। हो सकता है कि एक एक कोलकोज में लगभग 100 के आसपास हाउस होल्ड काम करते हो, ठीक है। तो ये स्टेट की लैंड होती है जिसमें बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो उसी एक कोलकोज में काम करते हैं, ठीक है। इसमें जो स्टेट है वो मशीनरी वगैरह प्रोवाइड करती है, सब कुछ स्टेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो फार्मर्स होते हैं वो एज ए सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं इस लैंड पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है? इससे मैकेनाइजेशन हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वेस्टेज बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस थी ये स्टार्ट की गई थी कहाँ पे? यूएसएसआर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोलकोज के नाम से इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 54 पे। हमें बताना है किसके बारे में? पल्सिस के बारे में, क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। ये बोल रहे क्या चीज़ सही नहीं है पल्सिस के बारे में। सबसे पहले पल्सिस ऑक्यूपाई अबाउट मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। देखो बोल रहे हैं कि जो पल्सिस हैं वो हमारा 1/10 से ज़्यादा जो क्रॉप्ड एरिया है वो क्या करती हैं? ऑक्यूपाई करती है। सेकंड बोल रहे हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। थर्ड है ऑल पल्सेस हेल्प इन रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। आप एक चीज़ देखो, जब भी ये चीज़ आ जाए ना कि ऑल पल्सेस हेल्प इन रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी, देखो पल्सेस सोइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं एयर से, लेकिन सारी पल्सेस नहीं करती हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, सारी पल्सेस उसमें नहीं करती हैं, ठीक है। नॉट ऑल पल्सेस हेल्प्स इन रिस्टोरिंग फर्टिलिटी, ठीक है। क्योंकि जो अरहर है, आपने अरहर या तुर की दाल सुनी होगी, अरहर तुर, ठीक है। ये अरहर को छोड़ के जितनी भी है वो सारी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, तो अरहर नहीं करती है। याद रखना, अरहर की जो दाल है या तुर की जो दाल है वो फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं करती है, ठीक है। तो याद रखना, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग, और हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। बस ये चीज़ ध्यान रखना,
कि सारी पल्सेस सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प नहीं करती हैं। अरहर या तुर उसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अरहर या तुर उसमें एक एक्सेप्शन है। इसको रेड ग्राम या पिजन पी भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, इसको रेड ग्राम या फिर पिजन पी भी बोला जाता है, पिजन पी, ठीक है। रेड ग्राम या इसको पिजन पी भी बोला जाता है, ठीक है। और मेनली कहाँ कहाँ होता है, ये महाराष्ट्र में इसका मेन प्रोडक्शन होता है। याद रखना 1/3 प्रोडक्शन जो कंट्री में अरहर या तुर का होता है वो कहाँ पे होता है, याद रखना महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। उसके अलावा यूपी कर्नाटका में भी ये बोई जाती है। और टोटल क्रॉप एरिया का अप्रोक्स 2% जो है वो अरहर और तुर में है। अगर पल्सेस की बात करें उनमें से 2% क्रॉप एरिया जो है इसका अरहर में उगाया जाता है, ठीक है। और याद रखना जो पल्सेस हैं वो कितने परसेंट क्रॉप एरिया है टोटल कंट्री का, 11%। पल्सेस कितना है, ये 1/10 बोल रहे हैं, अप्रोक्स 11% जो एरिया है हमारी कंट्री का वो पल्सेस में ग्रो हम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही होगी। सेकंड बोल रहे हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है, ठीक है। हम प्रोड्यूस भी ज़्यादा करते हैं, कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं और इम्पोर्टर भी लार्जेस्ट है, ठीक है। याद रखना लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है इंडिया पल्सेस का, ये भी चीज़ ध्यान रखना। तीनों ही चीज़ें इंडिया में ज़्यादा हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। अप्रोक्स 11% जो टोटल क्रॉप एरिया है कंट्री का वो पल्सेस में जाता है। सारी फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं करती हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी ये मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें एवरेज इल्ड पर हेक्टेयर हमारी जो पल्सेस की है वो कितनी है, देखो पल्सेस पे आजकल जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। वर्ल्ड में जो एवरेज प्रोडक्शन है ना पल्सेस की वो है 909 kg पर हेक्टेयर। वो एक हेक्टेयर में अप्रोक्स 909 kg प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इंडिया में, वहीं इंडिया में कितनी प्रोड्यूस होती है, अप्रोक्स 660 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करते हैं हम। इंडिया की प्रोडक्टिविटी है अप्रोक्स 660 kg पर हेक्टेयर और वर्ल्ड की कितनी है 909 kg पर हेक्टेयर। तो इम्प्रूवमेंट के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। वहीं एक कंट्री ने तो इसमें काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर लिया है जिस कंट्री का नाम है बहरीन, ठीक है। बहरीन का नाम सुना होगा। बहरीन ने क्या, वहाँ पे कितने केजी पर हेक्टेयर, 18,000 kg पर हेक्टेयर पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं वो। तो हम कहाँ से सीख सकते हैं, बहरीन से सीख सकते हैं कि भाई हमें कैसे पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना। और इंडिया में मेनली ये कहाँ पे है, मेनली दक्कन में जो ड्राईलैंड्स है वहाँ पे, सेंट्रल प्लेट्यू में, और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स हैं कंट्री के वहाँ पे मेनली ये कंसनट्रेटेड है, ठीक है। कुछ ही पार्ट्स में, हर जगह ये डाइवर्सिफाई नहीं हुई है, ठीक है। और मेजर पल्सेस में कौन सी आती हैं, ग्राम एंड तुर, ठीक है। मेनली मैंने बताया था ग्राम एंड तुर ये दो ही हैं जो मेन पल्सेस हैं, ठीक है। इंडिया में कौन सी ग्रो की जाती हैं, ग्राम एंड तुर, ठीक है। ये दो ही मेनली पल्सेस हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, ठीक है। और जो ग्राम है वो मेनली सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किया जाता है। और टोटल क्रॉप एरिया का 2.8 मतलब जो पल्सेस ग्रो होती है उसमें से 2.8% एरिया में क्या ग्रो होता है, ग्राम, और 2% एरिया में होता है तुर। और मेनली ये दो ही क्रॉप्स हैं जो मेनली पल्सेस में उगाए जाते हैं। मैंने एवरेज इल्ड पर वो भी बता दिया कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 54 हो जाता है वो जाता है कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा था पल्सेस के बारे में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें क्या बोलता है, ट्राइब्स और वो कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, ठीक है। कौन सी ट्राइब कौन सा ऑक्यूपेशन करती है। सबसे पहले है बिंदिबू ट्राइब, बिंदिबू या फिर एब ओरिजिन ट्राइब भी इसको बोलते हैं। और ये मेनली कहाँ पे पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ये मेनली कहाँ पे होते हैं, बिंदिबू ट्राइब, ये मेनली ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। और ये मेनली क्या करते हैं, याद रखना ये हंटर एंड गैदर्स हैं। ये क्या है, मेनली हंटर एंड गैदर्स हैं बिंदिबू ट्राइब्स, ठीक है। बुशमैन जो ट्राइब है, बुशमैन जो ट्राइब्स हैं ये मेनली कालाहारी डेजर्ट जो अफ्रीका में है ना, कालाहारी जो डेजर्ट है अफ्रीका में उसमें मेनली पाई जाती हैं। और ये मेनली क्या है, ये भी हंटर एंड गैदरर्स हैं। ये भी मेनली क्या है, हंटर एंड गैदरर्स हैं, ठीक है। ये तो ठीक दे रखा है, ये भी हंटर एंड कलेक्टर्स हैं। थर्ड है गोबी और मंगोल्स, जो गोबी और मंगोल्स हैं ये क्या है, नोमैडिक हर्डमैन्स है। ये क्या है, नोमैडिक हर्डमैन्स है, ठीक है। तो समझ में आई। तो क्या क्या है, बिंडिबू ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ये मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स हैं। बुशमैन ये कालाहारी डेजर्ट में पाई जाती हैं, ये भी हंटर्स एंड गैदरर्स हैं। और गोबी मंगोलिया में जो पाई जाती हैं वो क्या, नोमैडिक हर्ड्समैन्स है। तो हमें बताना है करेक्टली मैच कौन सा है, तो करेक्टली मैच तो सेकेंड ही है,
ठीक है, करेक्टली मैच तो सेकंड ही है, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो अभी ये आपको पता होगा तभी आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर आपका गलत ही होगा क्वेश्चन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 56 पे। हमें बताना है इंडियन टेंट टर्टल के बारे में। इंडियन टेंट टर्टल के बारे में क्या क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये जो है शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। सेकंड बोल रहे हैं कि ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है IUCN में, तो याद रखना ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में ही आता है IUCN में, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहे हैं कि ये ओनली नर्मदा रिवर में पाया जाता है MP में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रा, असम, MP बहुत सारी जगह पाया जाता है, तो केवल नर्मदा में ये नहीं पाया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, D, ठीक है। और जो ये इंडियन टेंट टर्टल है, इनको नेचुरल क्लीनर्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, याद रखना, इनको नेचुरल क्लीनर्स भी बोला जाता है। इनको नेचुरल क्लीनर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो मोस होती है ना, मोस और एल्गी जो होती है उनको खाते हैं ये, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वाटर में उसको इंक्रीज करते हैं, इसलिए इनको नेचुरल क्लीनर्स बोला जाता है, क्योंकि ये किसको फीड करते हैं, एल्गी एंड मोसेस को जो वहाँ पे होती हैं, और ऑक्सीजन के अमाउंट को ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए इनको नेचुरल क्लीनर्स बोला जाता है, ठीक है। साइट्स में इनकी क्या वो है, मतलब इनका क्या स्टेटस है, साइट्स में इनका स्टेटस है, ये अपेंडिक्स 2 में आते हैं, याद रखना, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आते हैं। इनका अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, इनका साइंटिफिक नेम है पेंगशूरा टेंटोरिया, ठीक है, पेंगशूरा टेंटोरिया इनका नाम है, ठीक है। अभी क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि नर्मदा रिवर में माइनिंग एंड स्मगलिंग के कारण, इलीगल सैंड माइनिंग और स्मगलिंग के कारण इनका मतलब ये न्यूज़ में आए थे कि ये वहाँ पे रहते हैं और ये ख़त्म हो सकते हैं अगर वहाँ पे इलीगल माइनिंग एंड स्मगलिंग होती है इन चीज़ों की, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे, ठीक है। तो 56 का हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया D, ठीक है। इंडियन टेंट टर्टल के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, ये न्यू स्पीसीज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 में क्या बोलता है, कंसिडर द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो हमें बताना है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हर एक स्टेट का कहाँ पे है और उसको हमें नॉर्थ से साउथ पे लगाना है, ठीक है। तो आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, उनकी पोजिशन पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर क्या होगा, राजस्थान का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आएगा, ठीक है, सबसे पहले राजस्थान का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आएगा क्योंकि राजस्थान हमारे इधर पे है। फिर किसका आएगा, फिर हमारा MP आ जाता है, फिर MP का आएगा हमारा फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, फर्स्ट थर्ड 2 में है। उसके बाद गुजरात और उड़ीसा, गुजरात और उड़ीसा में हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सा आएगा, मेनली आता है सबसे पहले गुजरात और फिर आता है उड़ीसा, ठीक है, पहले आता है गुजरात फिर आता है उड़ीसा। एक बार हम मैप भी देख लेते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये सबसे ऊपर है राजस्थान, ठीक है, उसके बाद है हमारा MP का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उसके बाद हमारा किसका नॉर्दर्न पॉइंट है, गुजरात का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। देखो जहाँ पे गुजरात का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। उड़ीसा तो उसके साउथ में आता है, देखो गुजरात के साउथ में उड़ीसा आ रहा है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन से स्टेट का कहाँ पे है, बस वो पूछा था और हमें नॉर्थ टू साउथ लगाना था, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। हमें बताना है प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में, किसके बारे में, प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में बताना है। ये बोले कि दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप इन स्टेपीज, प्रेरीज एंड पेम्पास। ये जो टाइप के एग्रीकल्चर ये मेनली स्टेपीज, प्रेरीज और पेम्पास में मेनली पाई जाती है, ठीक है। और सेकंड बोल रहे हैं कि फजेंडाज आर लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील। जो फजेंडाज हैं वो लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन है कहाँ पे, ब्राज़ील में। और थर्ड बोल रहे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मल्टीपल प्लांटेशन क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस सेम एरिया। इसमें क्या होती है, मल्टीपल प्लांटेशन क्रॉप जो है वो सेम ही एरिया में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना एक चीज़ आप ध्यान रखना कि प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है ना, एक ही टाइप की जो क्रॉप है वो एक बड़े फार्म में लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल प्लांटेशन क्रॉप एक ही में लगाई जाती है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लांटेशन फार्मिंग में एक ही क्रॉप जो है वो बड़े एरिया में लगाई जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है यहाँ क्या बोलते हैं,
बोल रहे हैं कि हाँ, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप इन स्टेपीज, पेम्पास एंड प्रेरीज, इनमें ये उगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे है ना मेन, यहाँ पे मेन क्या होता है, यहाँ पे होती है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ये जो फार्म्स है ना, ये स्टेपीज, प्रेरीज, पेम्पास, ये हैं, यहाँ पे होती है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन होती है मेनली। यहाँ पे कौन सी होती है, ग्रेन कल्टीवेशन होती है, और इनकी वीट मेन क्रॉप है। इसमें भी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में भी कौन सी सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल क्रॉप है इनकी, वीट यहाँ पे मेनली उगाया जाता है, ना कि कोई प्लांटेशन क्रॉप। वीट उगाया जाता है, फार्म साइज लार्ज होते हैं, मैकेनाइज्ड होते हैं, पर एकड़ इल्ड कम होती है लेकिन पर पर्सन इल्ड ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखना है इसमें। इसमें मैंने बताया था एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन होती है, बड़े बड़े फार्म्स में होती है। इसमें क्या होती है, पर एकड़ जो इल्ड होती है वो कम होती है, लेकिन पर पर्सन जो इल्ड है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि मेनली प्लांटेशन फार्मिंग यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे नहीं की जाती है। सेकंड है, फजिंडाज आर लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील। बिल्कुल, फजिंडाज जो है वो लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन है, कहाँ पे, ब्राज़ील में। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। तो आपको समझ में आ गया कि प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है। देखो, हमें पढ़ना था ना प्लांटेशन के बारे में। प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है ना, वो मेनली कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आती है। कमर्शियल फार्मिंग मेनली फोकस करती है कमर्शियल क्रॉप्स पे, जो हमें प्रॉफिट दे सके, ऐसी क्रॉप्स है। ठीक है, तो मेनली जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो कमर्शियल फार्मिंग में आती है, और कमर्शियल फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, जहाँ में ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, दे कैन बी ग्रोन इन ऑल सीजन, ये सारे सीजन्स में ग्रो की जा सकती हैं। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन फॉर द एंटायर ईयर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर। यहाँ पे लेबर भी आपको ज़्यादा चाहिए, कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, एंड द क्रॉप प्रोडक्शन में बी फर्दर प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ। और जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं फार्म पे ही, वेयर इट इज़ ग्रोन, जहाँ पे वो ग्रोन की जाती हैं, और या फिर नियर बाई वहाँ पे फैक्ट्री लगा दी जाती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा दी जाती हैं। ठीक है, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है इस फार्मिंग को के लिए। ठीक है, हैंस सच ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज डेवलप्ड, इसलिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी डेवलप किया जाता है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन से, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबड़, बनाना, कॉटन। ठीक है, मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन, कहाँ पे, मेनली ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे मेनली मेजर प्लांटेशंस पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल्स, रबड़ इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, अभी मैंने बताया कॉफ़ी के उनको फार्म्स क्या बोला जाता था, फजेंडास, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये है मेजर्स प्लांटेशन की एरियाज, जहाँ की जैसे कि रबड़ इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि क्या क्या है प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में। बस मैं ये जो वेबसाइट है इसलिए निकाल के दिखाई है क्योंकि आपको पता चल जाए। ठीक है, देखो प्लांटेशन फार्मिंग के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो, प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होती है वो एक जॉब सोर्स होती है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। ठीक है, इससे आप मनी कमा सकते हो। ठीक है, फॉर स्टेट के लिए मनी का भी सोर्स होती है। ठीक है, स्टेट के लिए किसका सोर्स होती है, मनी का सोर्स होती है। इससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। एग्रीकल्चर इंक्रीजेज मॉडर्नाइजेशन बाई अरेंजिंग रॉ मटेरियल, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कंपनीज। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होता है एग्रीकल्चर का, और इससे एग्रीकल्चर ग्रोथ और रिसर्च इंक्रीज होती है। और मेजर जो प्लांटेशन फार्मिंग में क्या क्या उगाया जाता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबड़, कोकोआ, बेटल नट, बेटल लीफ, ऑयल पाम, बैम्बो, शुगर केन। देखो, शुगर केन भी प्लांटेशन में आता है, कैशू। ठीक है, ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये इसी में आती है, रबड़, बनाना, कॉटन, कोकोनट। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये बताया कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, जो कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग है ये दो अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर है, इनके गोल्स डिफरेंट है, मेथड्स अलग हैं, रिजल्ट्स अलग हैं। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फार्मिंग होती है यूएसए में। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग मेनली कहाँ पे होती है, यूएसए में होती है, और इसका गोल होता है कि इट्स गोल इज टू प्रोड्यूस एज मच फूड एज पॉसिबल टू सेल एट ए प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को बेचना प्रॉफिट पे। जबकि जो प्लांटेशन फार्मिंग है वो रेयर, बहुत कम पाई जाती है, बट इसका गोल जो है वो स्पेसिफिक क्रॉप को सेल पे जाना है। देखो, कमर्शियल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें वो फूड बेच के। ठीक है,
वो है, लेकिन इसमें ये प्लांटेशन फार्मिंग काफ़ी रेयर पाई जाती है और इसमें एक स्पेसिफिक क्रॉप को ही उगाया जाता है सेल के लिए, ठीक है। प्लांटेशन यूजुअली ग्रो ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप, प्लांटेशन में मेनली एक ही टाइप की क्रॉप को आप ग्रो करते हो, जबकि कमर्शियल फार्म्स में आप बहुत टाइप की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। एक पहला तो डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड है, जो कमर्शियल फार्मर्स हैं वो मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जबकि जो प्लांटेशन फार्मर्स हैं उनके पास मशीन भी कम होती है और केमिकल्स भी कम होते हैं। इसीलिए जो प्लांटेशंस हैं ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे सॉइल और क्लाइमेट ज़्यादा उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। याद रखना, बहुत सारी क्रॉप्स को उगाने के लिए जहाँ पे क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं होता है या जहाँ पे इतने ज़्यादा इनपुट्स नहीं होते, वहाँ पे प्लांटेशन फार्मिंग की जाती है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशंस आर ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। तो कमर्शियल फार्म्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फूड बट इट्स नॉट ऑलवेज हाई क्वालिटी, ठीक है। कमर्शियल फार्म्स में बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होता है, बेशक तो वो क्वालिटी का हाई ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग में क्या क्या डिफरेंस है। देखो ये भी आप देख सकते हो, कमर्शियल फार्मिंग में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, मल्टीपल क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए होती हैं, ये आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। प्लांटेशन में एंटायर ईयर में एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसमें भी किया जाता है, टी एंड कॉफ़ी, रबड़, कोकोआ ये होते हैं। ये आपको समझ में आया, तो ये है मेन प्लांटेशन फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बीच का डिफरेंस, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाहती थी कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 58 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 हमें क्या बोलता है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में बताना है। किसके बारे में, एग्रो क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में बोल रहे हैं कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1971 क्लासिफाइड द कंट्री इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। बोल रहे हैं कि कंट्री को इन्होंने 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांट दिया था। तो याद रखना 15 में बांटा था, हाँ 15 में ही बांटा था, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा था हमें नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ने, ठीक है। याद रखना ब्रॉड तो 15 थे, लेकिन अगर टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो 127 में डिवाइड किया था, ठीक है। ब्रॉड 15 थे लेकिन टोटल 127 में डिवाइड किया था। तो ऐसा नहीं है कि केवल 15 में बांटा था, 15 तो ब्रॉड थे जो नीचे लेकर रखा है, 15 ब्रॉड में बांटा था, लेकिन 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन को जोन्स में कंट्री को डिवाइड कर दिया था, किसने, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने 1971 में, ठीक है। ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। रॉन्ग क्यों, ये समझ में आ गया। डिवीजन ऑफ द कंट्री इनटू 15 ब्रॉड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बाय 7th प्लानिंग कमीशन इज बेस्ड ऑन फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट। यस, फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट के ऊपर उन्होंने बांटा था, लेकिन 127 जोन्स में डिवाइड कर दिया था। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। देखो इस टाइप से जो कंट्री है उसको, पूरी कंट्री को ऐसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर रखा है। ये 127 है टोटल और 15 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये देखो ये है 14 से 15, एक और 15 आप देख लेना कौन सा है। टोटल 15 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन को, जैसे कि वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, लोअर गंगेटिक प्लेन, मिडल गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन, ट्रांस गंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल, सेंट्रल प्लेटू एंड हिल, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल, साउदर्न प्लेटू एंड हिल, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स, वेस्टर्न ड्राई रीजन्स। तो इस तरह से ब्रॉड 15 में बांटा है, लेकिन टोटल 127 डिविजन्स उसके किए गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 59 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 60 पे। हमें बताना है नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स के बारे में बताना है कि नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं। देखो आपको पता होगा मिनरल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स में भी दो टाइप के आते हैं, कुछ होते हैं फेरस और कुछ होते हैं नॉन फेरस, ठीक है। और नॉन मेटल्स में बहुत एक कुछ होते हैं फ्यूल मिनरल्स जिसमें फ्यूल होती है, और कुछ में होते हैं जो अदर नॉन मेटल्स होते हैं, अदर होते हैं। अब जो फेरस होते हैं वो होते हैं, जैसे कि फेरस में आते हैं, एनसीईआरटी की बात बताऊं तो फेरस में दो ही आते हैं, एक तो आयरन और एक होता है मैग्नीज। ये दो जो हैं ये तो फेरस मिनरल्स हैं। उसके अलावा जो नॉन फेरस है उसमें आता है कॉपर, बॉक्साइट, ठीक है। कॉपर, बॉक्साइट ये नॉन फेरस मिनरल्स में आते हैं। किसमें, कॉपर, बॉक्साइट नॉन फेरस में आते हैं। फ्यूल की बात करें, फ्यूल में आ गया जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आते हैं फ्यूल में आते हैं। फ्यूल जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें आते हैं। और अदर्स में कौन से आते हैं, जैसे कि मिक्का, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट,
ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स कौन से हो गए, देखो कॉपर, सबसे पहले तो मिक्का, लाइमस्टोन और ग्रेफाइट। कहाँ गया, मिक्का और जो ग्रेफाइट है ये किस में आ गए, नॉन मेटल्स में। मैंने अभी बताया मेटल्स जो मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, और जो फ्यूल और जो ये अदर्स आ गई ये किस में आ गए, नॉन मेटल्स में आ गए। तो मिक्का और ग्रेफाइट तो 3 और 5 तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो नॉन मेटल्स हैं, तो 3 और 5 तो होना नहीं चाहिए। अगर आपने ये भी चाट लिया तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया ए। तो ये सारे जो हैं, ये जो कॉपर, बॉक्साइट और कोबाल्ट, ये क्या है, फेरस मिनरल्स हैं, ठीक है, नॉन फेरस मिनरल्स हैं, सॉरी, क्या है, ये सारे नॉन फेरस मिनरल, कॉपर, बॉक्साइट और कोबाल्ट ये नॉन फेरस मिनरल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकती। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स में फेरस और नॉन फेरस, और नॉन मेटल्स में फ्यूल और अदर जो टाइप के होते हैं वो, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है, एनसीईआरटी का बेसिक क्लासिफिकेशन है, ये आपको करना ही होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में क्या बात चल रही है, सबसे पहले है कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव कंसेप्ट वेयर एज डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट। तो ये तो आपको पता ही होगा कि यस, ये स्टेटमेंट तो सही है। बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो वैल्यू पॉजिटिव है, वेयर एज जो डेवलपमेंट है वो वैल्यू न्यूट्रल है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, जो डेवलपमेंट है वो वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है, याद रखना है, जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि जो ग्रोथ है वो वैल्यू न्यूट्रल है, ठीक है। ग्रोथ केवल नंबर्स को मापेगा, उसमें वैल्यू नहीं आती है, तो ग्रोथ जो है वो वैल्यू न्यूट्रल है और जो डेवलपमेंट है वो वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है पॉजिटिव ग्रोथ ऑलवेज लेड्स टू डेवलपमेंट। बोल रहे हैं कि हमेशा जब ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी भी कंट्री में इंक्रीज होती है, जैसे कि अभी हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, या जो पीपल हैं उनका हंगर, न्यूट्रिशन, ये उतने ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो रहा है, इनमें जो हमारा डेटा है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव ग्रोथ का हमेशा ही ये मतलब होगा कि डेवलपमेंट होगी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। तो इसमें हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो ओनली 1 है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और सारी तो हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 61 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 में बताना है कि मेजर ऑयल फील्ड्स वो किस कंट्री में है, ठीक है। तो मेजर ऑयल फील्ड वो किस कंट्री में, देखो बुर्गान, शुगरलोफ और काशगन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, क्योंकि अभी तो ऑयल फील्ड्स इतने ज़्यादा, ऑयल फील्ड्स नहीं तो अगर बात करें जो ये पेट्रोलियम, डीजल, इतने ज़्यादा न्यूज़ में ना, फ्यूल के प्राइसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, तो हो सकता है कि मेजर ऑयल फील्ड पूछ भी दे, ठीक है। तो बुर्गान जो फील्ड है याद रखना वो कहाँ पे है, वो है कुवैत में, ठीक है। वो कहाँ है, बुर्गान है जो, ये ईरान में नहीं है, ये कुवैत में है, ठीक है, ध्यान रखना ये कहाँ पे है, कुवैत में है। बुर्गान जो है वो कुवैत में है। और शुगरलोफ जो फील्ड है ये याद रखना ये ब्राज़ील में है। कहाँ पे है, ये ब्राज़ील में ही है, ठीक है। और एक आपने सुना होगा लूला ऑयल फील्ड, ये भी कहाँ पे है, ये भी ब्राज़ील में ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है ये। एक है काशगन ऑयल फील्ड, याद रखना काशगन कजाकिस्तान में है। कहाँ पे है, कजाकिस्तान में है काशगन, ये वेनेजुएला में नहीं है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है कि शुगरलोफ जो है वो ब्राज़ील में है, एक लूला ऑयल फील्ड है वो भी ब्राज़ील में है, बुर्गान जो है वो कुवैत में है, कशगान जो है कजाकिस्तान में है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा जकुम, ये भी काफ़ी फेमस ऑयल फील्ड है, ये यूएई में है। कहाँ पे है, जकुम यूएई में है। इसके अलावा आपने एक फरदो भी नाम सुना होगा, फरदोज, ये ईरान में है, ठीक है। फरदोज कहाँ पे है, ईरान में है। इसके अलावा आपने 2 और नाम सुने होंगे, एक है मनीफा ऑयल फील्ड, एक है सफानिया ऑयल फील्ड, ठीक है। एक मनीफा ऑयल फील्ड, एक सफानिया ऑयल फील्ड, ये 2 जो ऑयल फील्ड हैं ये सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे हैं ये, सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। एक आपने सुना होगा गवार फील्ड, ये भी कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में ही है, ठीक है। ये भी कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में। तो ये 3 जो फील्ड्स हैं, मनीफा, सफानिया और गवार, ये तीन सऊदी अरेबिया में है। फरदो ईरान में है। अभी इन दोनों के बीच में चाइना ने क्या करवाया है,
एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करवाया है, ठीक है। तो इनके ऑयल फील्ड्स ये दोनों कंट्री न्यूज़ में तो आपको पता होनी चाहिए। जकुम यूएई में है, काशगन कजाकिस्तान में है, शुगरलोफ ब्राज़ील में है और बुरगांव कुवैत में है। देखो अगर ये आते हैं तो आप याद कर सकते हो, इसके अलावा कोई आता है तो आप छोड़ भी सकते हो। कम से कम जितना आप कर सकते हो उतना करो, ठीक है। ये देखो ये जो साइड में जो ऑयल फील्ड्स दिए गए ना, ये मेजर ऑयल फील्ड्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है। आप इनको भी याद कर सकते हो। देखो ये रहा अबू धाबी यूएई में जकुम है, कुवैत में बुरगांव है, सऊदी अरेबिया में खवार है, रशिया में समोटलोर है, मैक्सिको में कैंटारेल है, रशिया में प्रोइबोस्कोई जो भी है, ईरान में अहवाज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है। यहाँ से भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके 2-4 बार इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई, कहीं पे मिला ही नहीं मेरे को, मैं कोई वो देख रही थी कोई मैप हो जाए इसके नाम का, तो नहीं मिला मेरे को, ठीक है। तो मेजर ऑयल फील्ड्स मैंने आपको एक पिक्चर दिखा दिया, उसमें से आप मेजली देख लेना, ठीक है। तो ये और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इनमें नाम लिखवा दिए हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63, चिनाब शिवा टेम्पल जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था। ये कहाँ पे है ये टेम्पल? तो याद रखना ये टेम्पल कहाँ पे है। ये टेम्पल है कर्नाटका में। कहाँ पे ये टेम्पल? कर्नाटका में है। और ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी को, ठीक है। किसको? लॉर्ड विष्णु जी को ये डेडिकेटेड है। इसको विजय नारायणा टेम्पल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? विजय नारायणा टेम्पल भी इसको बोलते हैं, विजय नारायणा टेम्पल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि और ये किसने बनाया था? होयसाला किंग जो था उसने बनाया था ये, ठीक है। ये किसने बनाया था? होयसाला जो किंग था उसने बनाया था, क्योंकि उन्होंने चोलास के ऊपर विक्ट्री हासिल की थी इन 1116 एडी में, ठीक है। क्योंकि होयसाला किंग ने क्यों बनाया था? 1116 एडी में उन्होंने चोलास को हराया था, इसीलिए उन्होंने ये टेम्पल बनाया था, विजय विजेश्वरा टेम्पल। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया था उन्होंने ये, ठीक है। और ये फादर संडुओ ने ये टेम्पल बनवाया था, ठीक है। दसोजा एंड चवान ने ये टेम्पल बनाया था। और ये बेलोर कर्नाटका में है। कौन सी नदी के ऊपर है? योगाची रिवर जो है एक, ठीक है, योगाची रिवर, उसके बैंक पे ये लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं चेरोइट फेस्टिवल, ठीक है। यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है उसको चेरोइट फेस्टिवल बोलते हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रपोज्ड है कि इसको लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। अभी नहीं है लेकिन है, ठीक है, याद रखना। तो ये है चिनाक्श्वरा टेम्पल, कर्नाटका के बेलूर में है। तो क्वेश्चन नंबर 63 आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। हमें बताना है कमर्शियल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। किसके बारे में? कमर्शियल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताना है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। कौन से होते हैं? जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। तो जो हमारी नेचुरल गैस है वो तो रिन्यूएबल नहीं है, चारकोल भी नहीं है, विंड है और सोलर है। तो यही हो गया हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में कौन से आते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आते हैं, ठीक है। सोलर, विंड, अगर टाइडल आ जाता वो भी, जियोथर्मल आ जाता वो भी, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे किस में आते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। हमें बताना है क्या? येमबर्ग, स्टोकमैन, यूरिनगोय, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है रसिया में। तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये किससे एसोसिएटेड होंगी, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे कंट्री के अप्रोक्स 45% गैस रिजर्व्स हैं कंट्री के, उस कंट्री रशिया के 45% गैस रिजर्व्स हैं। तो ये किसके लिए फेमस है? ये गैस रिजर्व्स हैं यहाँ पे, येमबर्ग, स्टोकमैन एंड यूरिनगोय, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मेनली कंट्री के अप्रोक्स 45% जो गैस रिजर्व्स है कंट्री के वो यहीं पे पाए जाते हैं रशिया के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोलता है? हमें बताना है, स्टेटमेंट्स 3 दे रखे हैं। सबसे पहले मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन मिडल ईस्ट। बोले कि हाफ से भी ज़्यादा जो वर्ल्ड के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो मिडल ईस्ट में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडल ईस्ट में प्रेजेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाफ से भी ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो मिडल ईस्ट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मिडल ईस्ट के बाद करें, बोल रहे हैं कि सेकंड बोल रहे हैं कि वेनेजुएला में सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट के ऑयल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में। तो याद रखना
कि वेनेजुएला में सेकंड लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट हैं, ठीक है। वेनेजुएला में लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं ऑयल के, ठीक है। रिजर्व्स की बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे। ऑयल रिजर्व्स सेकंड लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट हैं वेनेजुएला में। वेनेजुएला में क्या है, लार्जेस्ट हैं। और जो सऊदी अरेबिया, वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है, वहाँ पे क्या सेकंड लार्जेस्ट, सऊदी अरेबिया में सेकंड लार्जेस्ट है, वेनेजुएला में लार्जेस्ट रिजर्व है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग। थर्ड है गवार इज वर्ल्ड बिगेस्ट कन्वेंशनल ऑनशोर ऑयल फील्ड इन कुवैत। देखो गवार, अभी गवार मैंने अभी बताया था कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में। इन्होंने क्या बोला था, गवार इज वर्ल्ड बिगेस्ट कन्वेंशनल लोकेटेड इन कुवैत। अभी मैंने बताया ये कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इसमें हमारी रॉन्ग है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं किया है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। अगर हम टोटल बात करें कि ऑयल रिजर्व टोटल कंट्री वाइज बात ना करें, वैसे बात करें तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व मिडल ईस्ट में है। उसके बाद अगर हम बात करें कनाडा में है, उसके बाद यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में है, उसके बाद हमारे अफ्रीका में है, और उसके बाद हमारे सोवियत यूनियन में है, ठीक है। और वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा रिजर्व है कंट्री वाइज, फिर सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। और 50% से भी ज़्यादा जो ऑयल के रिजर्व है वो मिडल ईस्ट में है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 66 आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 67 पे, ठीक है। पीएम दक्ष योजना, पीएम दक्ष योजना किसके लिए, दक्ष मतलब स्किल्ड, ठीक है। इट इज़ द स्किल डेवलपमेंट स्कीम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। देखो ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम में बोल रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज। याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है, ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम। इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट कर रही है उसमें एक एजेंसी ये भी है, तो यस ये तो एजेंसी है, ठीक है। थर्ड है अंडर दिस एलिजिबल टारगेट ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड विद स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस ओनली। बोल रहे हैं कि केवल उनको शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल शॉर्ट टर्म बेसिस पे दी जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूडेड है, केवल शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। समझ में आ गया। तो केवल शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसमें, और बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं, जैसे कि SC, OBC, AWS, डिनोटिफाइड जो ट्राइब हैं वो, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ट्रांसजेंडर्स, ये सारे ही इसमें क्या है, एलिजिबल हैं इसमें स्किल ट्रेनिंग लेने के लिए पीएम दक्ष योजना में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये स्कीम निकाली है, ठीक है। देखो ये है पीएम दक्ष योजना। इसके बारे में क्या लिख रखा है कि पीएम दक्ष, इसकी पहले तो फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही, ठीक है। दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही इसकी फुल फॉर्म है। ये एक नेशनल एक्शन प्लान है स्किलिंग करने के लिए जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन है, जैसे कि SC, OBC, EBS, डिनोटिफाइड ट्राइब, सैनिटेशन वर्कर, जैसे कि वेस्ट पिकर्स हैं, इन सबको स्किल ट्रेनिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव मेनली इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव ऑल राउंड कॉम्पिटेंसी एंड एडेप्टनेस ऑफ 2.7 लाख पर्सन। अप्रोक्स 3 लाख पर्सनस की कॉम्पिटेंसी और ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है। कितने साल में, अगले 5 साल में। बिगिनिंग विद नियरली 0.5 लाख यूथ इन दी फर्स्ट ईयर में अप्रोक्स 1/2 लाख जो है उनको किया जाएगा। इट मीन्स 2021-22 फ्रॉम द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द टारगेट ग्रुप, जैसे कि आर्टिशंस में बी एबल टू इम्प्रूव देयर रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी विद इन देयर प्रैक्टिसिंग वोकेशंस। वुमेन में बी एबल टू एंटर इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू फाइनेंशियली एम्पावरिंग देमसेल्व्स without neglecting their domestic activities, and youths from target groups may acquire long term training and specialization in employable vocations giving them better standards in the job market, ठीक है। तो ये है पीएम दक्ष योजना, ठीक है। और इसमें एलिजिबिलिटी कितनी है, याद रखना 18 से 45 एज के ही इसमें वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेन एलिजिबल है। 18 से 45 ईयर्स के जो पीपल हैं, एज ग्रुप के जो पीपल हैं, वही इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये आपने पीएम दक्ष योजना भी देख लिया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 68 पे। हमें बताना है क्या, किसके बारे में बताना है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू कोल रिजर्व्स एंड देयर प्रोडक्शन इन इंडिया। कोल रिजर्व्स और उसके प्रोडक्शन के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है,
ठीक है। बोल रहे हैं कि इंडिया एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल इज फाउंड ओनली इन जम्मू कश्मीर। यस, मेनली ये जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। झरिया इज लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, बिल्कुल। इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप, बिल्कुल 80% बिटुमिनस टाइप है, मैंने बता दिया, और नॉन कोकिंग टाइप है। और बोल रहे हैं कि कोल जो है ओनली वन रॉक में पाया जाता है, जियोलॉजिकल एज नेमली गोंडवाना रॉक्स। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कोल वहीं पे पाया जाता है, और भी बहुत सारे स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे कि रिवर वैलीज में मेनली पाया जाता है, जैसे कि आंध्रा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी मेनली पाया जाता है। तो केवल और केवल यहाँ पे ही नहीं पाया जाता, केवल एक यूरोप में ये नहीं पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोलता है, क्रूड पेट्रोलियम के बारे में बताना है कि क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शियरी पीरियड। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो क्रूड पेट्रोलियम है वो मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। क्रूड पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम को तो ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, और मेनली ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे फॉसिल फ्यूल्स बनती हैं। सेकेंड है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इज द ड्रिलिंग मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप इन द अर्थ। हाइड्रोलिक जो फ्रैक्चरिंग है वो एक ड्रिलिंग मेथड है जिससे हम अर्थ के नीचे से वो निकालते हैं। बिल्कुल, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मेनली उसमें शेल गैस रिजर्व्स निकालने में भी यूज होता है, याद रखना। ठीक है, थर्ड है ईस्टर्न ऑफशोर रीजन हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ एस्टिमेटेड क्रूड ऑयल रिजर्व इन इंडिया। कि क्या बोल रहे हैं कि ईस्टर्न ऑफशोर रीजन, याद रखना वेस्टर्न ऑफशोर रीजन, वेस्टर्न ऑफशोर जो रीजन है वहाँ पे हाईएस्ट एस्टिमेटेड क्रूड ऑयल रिजर्व्स है इंडिया में, ना कि ईस्टर्न में। याद रखना वेस्टर्न ऑफशोर रीजन में, जैसे कि बॉम्बे हाई, राजस्थान, यहाँ पे मेनली ज़्यादा माना जाता है कि ऑयल रिजर्व्स हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न में। ठीक है, तो ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न में ज़्यादा हमारे रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, बी। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 आंसर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 हमें क्या बोलता है, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है कि उसको क्या, कौन सा रीजन में क्या बोला जाता है। कल ही करवाया था। जूमिंग जो है वो कहाँ पे बोला जाता है, जूमिंग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बोला जाता है। फिर बोल रहे हैं कि जो मिल्पा है वो कहाँ पे बोला जाता है, मिल्पा कहाँ पे बोला जाता है, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में बोला जाता है। लद्दाख कहाँ पे बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में बोला जाता है। देखो जो लद्दाख होता है ना वो बोला जाता है इंडोनेशिया एंड मलेशिया में। कहाँ पे बोला जाता है, लद्दाख इंडोनेशिया एंड मलेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया एंड मलेशिया में बोला जाता है लद्दाख। तो थर्ड स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, सेकंड तो हमारी करेक्ट है। इसका मतलब कि मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है। फिर झूमिंग, झूम कल्टीवेशन इन कहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग बोला जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट रॉन्ग होगी, थर्ड रॉन्ग होगी, सेकंड हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, सी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या बोलता है, एट इट्स सोर्स इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका सोर्स है। इट फ्लोज अलोंग द बाउंड्री ऑफ फ्रांस और जर्मनी से फ्लो करती है, और जर्मनी नीदरलैंड से पास होते हुए नॉर्थ सी में गिर जाती है। तो हमें बताना कौन सी रिवर है ये। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, मैंने बहुत बार, अगर आपने पिछले टेस्ट सीरीज किया तो मैंने करवाई भी होगी। ये है कौन सी, राइन रिवर। कौन सी रिवर है ये, राइन रिवर है। ठीक है, ये देखो ये है हमारी राइन रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये हमारी स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट हो रही है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज से पास होके ये जा रही है। ठीक है, बेसल है इस पे एक इंपॉर्टेंट सिटी, बेसल कन्वेंशन आपने सुना होगा। ठीक है, बेसल सिटी है एक, स्ट्रासबर्ग सिटी है एक। ठीक है, स्ट्रासबर्ग सिटी है। कोलोग्ने आपने नाम सुना होगा, ये सिटी है नीदरलैंड, और यहाँ से होते हुए यहाँ पे क्या, नॉर्थ सी, यहाँ पे ये गिर जाती है। तो ये राइन रिवर। ठीक है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड से ये पास होते हुए और नॉर्थ सी में गिर जाती है। ठीक है, और ये ऐसी रिवर है जो कहाँ से कहाँ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये फ्लो कर रही है ये रिवर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है राइन रिवर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोलता है, हमें बताना है कि कुवैत का लैंड बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ लगता है। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर। देखो इसके बारे में तो आपको पता होगा तो ही आप इसको कर पाओगे। ठीक है, इसका बॉर्डर किस किस के साथ लगता है, सऊदी अरेबिया और इराक के साथ। किसके साथ, सऊदी अरेबिया और इराक के साथ लगता है। एक मिनट रुको,
ये देखो, ये है कुवैत का मैप, आपको किस किस से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है, यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या है, इराक है, इधर क्या है, सऊदी अरेबिया है, ये इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, यहाँ कुवैत बे, और ये कहाँ पे खुल रही है, पर्शियन गल्फ में। एक और चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ही इसका एक आइलैंड है, बुबियान आइलैंड, ठीक है। अभी कभी भी आ सकता है कि बुबियान आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आइलैंड भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुवैत किस किस से सराउंडेड है, इराक और सऊदी अरेबिया से, ठीक है। आपको पता आता है तो ही कर पाओगे इसको, ठीक है। अब ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। हमें बताना है कोल बेड मीथेन के बारे में, कोल बेड मीथेन के बारे में बताना है। ये बोल रहे हैं कि ये एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के टाइम पे ये एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस बनी थी, उसको बोलते हैं कोल बेड मीथेन। उसको क्या बोलते हैं, कोल बेड मीथेन। बिल्कुल, ये क्वालिफिकेशन के टाइम पे अनकन्वेंशनल फॉर्म में नेचुरल गैस बनी थी, उसको बोलते हैं कोल बेड मीथेन। सेकंड है, चाइना रिमेन्स द वर्ल्ड लीडर इन कोल बेड मीथेन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। देखो याद रखना, कोल बेड मीथेन में जो सबसे ज़्यादा आगे है वो चाइना नहीं है, वो है यूएसए। कौन है इसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो आगे है वो है यूएसए कोल बेड मीथेन में, ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पे माना जाता है कि 5th लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो बस याद रखना इसको, कोई यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मेनली यूएसए में सबसे ज़्यादा इसका ऐसा माना जाता है कि वो है, तो यही है कोल बेड मीथेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे। हमें मिलेट्स के बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि राजस्थान जो है मेजर प्रोड्यूसर है ज्वार का, ठीक है। राजस्थान जो है मेजर प्रोड्यूसर है ज्वार का। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा जो ज्वार का जो मेजर प्रोड्यूसर है वो है महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ज्वार का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है कर्नाटका, एमपी, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो ज्वार का मेजर प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई हमारी रॉन्ग, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, दो हमारी कट गई हैं। उसके बाद इसका मतलब हमारी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल पे अच्छा ग्रो करता है और सैलो ब्लैक सॉइल पे भी ग्रो करता है। सेकंड बोले कि जो ज्वार है वो बहुत खरीफ एंड रबी सीजन में ग्रो की जा सकती है, ये बोल रहे हैं। क्या हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल, याद रखना ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। खरीफ और रबी दोनों सीजन में ही हम ज्वार को बो सकते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे मोस्टली एज ए खरीफ क्रॉप ये बोई जाती है, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में मेनली एज ए खरीफ क्रॉप ये बोई जाती है, लेकिन खरीफ और रबी दोनों तरह से इसको बो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कोर्स सीरियल्स की बात करें, जो ये मोटे अनाज हैं इनकी बात करें, तो अप्रोक्स 16.5% जो हमारे कंट्री का टोटल क्रॉप एरिया है वो कोर्स सीरियल्स में जाता है, ठीक है। 16.5% ऑफ टोटल एरिया, और उसका इस 16.5 में से जो 5% एरिया है वो ज्वार में हम ग्रो करते हैं, और ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। अगर हम बाजरे की बात करें, बाजरा मेनली ड्राई एंड हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्रीज में, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा कौन कौन है, महाराष्ट्र, गुजरात, यही है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे स्टेट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 आंसर भी हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। हमें बताना है रामजेट इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में, रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि ये इंजन व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन को यूज़ करती है इनकमिंग एयर को कंप्रेस करने के लिए, कंबशन के लिए, विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग कंप्रेसर, रोटेटिंग कंप्रेसर की हेल्प से, ठीक है। तो याद रखना, रोटेटिंग कंप्रेसर की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ये व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन को ही यूज़ कर लेती है कंप्रेस करने के लिए इनकमिंग एयर को, ना कि इसको एक रोटेटिंग कंप्रेसर की ज़रूरत होती है, ठीक है। याद रखना, इसको रोटेटिंग कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं होती है रैमजेट इंजन को, ठीक है, क्योंकि ये व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन को यूज़ कर लेती है कंप्रेस करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकेंड है, इट एफिशिएंटली ऑपरेट्स एट हाइपरसोनिक स्पीड एंड अलाउज सुपरसोनिक कंबशन। तो याद रखना, ये मोस्टली जो है एफिशिएंटली वर्क करती है सुपरसोनिक स्पीड पे। कैसे ऑपरेट, कहाँ पे ये अच्छी ऑपरेट करती है, सुपरसोनिक स्पीड पे ये ज़्यादा अच्छी ऑपरेट करती है, ना कि हाइपरसोनिक पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। देखो ये जो है ना, कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस दे रखे हैं किसके बीच में, कुछ इंजन्स के डिफरेंस भी दे रखे हैं, जैसे कि रैमजेट और स्कैमजेट, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको देख लेना कि रैमजेट और स्कैमजेट में क्या डिफरेंस है, रैमजेट कैसे फ्लो करता है, कैसे नहीं करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 75 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 76 पे। हमें बताना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है जो कि यूएनडीपी ने दिया है। ठीक है, सबसे पहले है कि क्या क्या उसमें वो होता है, ग्रोस जीडीपी पर कैपिटा, परचेजिंग पावर, कैपेसिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज। तो उसमें कौन सा जो पैरामीटर्स है वो यूज़ नहीं किया जाता है, तो याद रखना इसमें जीडीपी यूज़ नहीं की जाती है। ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा यूज़ की जाती है, ना कि जीडीपी। ठीक है, याद रखना यहाँ पे जीडीपी यूज़ नहीं की जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इसकी रॉन्ग होगी कि यहाँ पे जीडीपी यूज़ नहीं की जाती है। जीएनआई ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा इसमें यूज़ की जाती है। इंडिया की रैंक 2022 में 132 आई थी। कितनी आई थी? 132 आई थी 2022 में इंडिया की रैंक इसमें। ठीक है, कौन निकालता है? यूएनडीपी, आपको पता ही चल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारा आंसर आ गया है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। हमें बताना जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में? जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में। ये बोल रहे हैं कि एक डिस्टर्बेंस है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में। बिल्कुल, ये अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में एक डिस्टर्बेंस है। सेकेंड है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी के ऊपर इसको मेनली वो दिया गया है, क्या किया गया है मेनली इसको वो किया गया है, क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। इट इज़ कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर की इंटेंसिटी के ऊपर इसको कैटेगराइज किया गया है। लेकिन ये ऐसे कैटेगराइज नहीं किया जाता, याद रखना। ये कैटेगराइज इंटेंसिटी ऑफ सोलर फ्लेयर पे नहीं किया जाता, ये किया जाता है डिस्टर्बेंस स्टॉर्म टाइम इंडेक्स के बेस पे। डिस्टर्बेंस स्टॉर्म टाइम इंडेक्स के बेस पे इसको मतलब कैटेगराइज किया जाता है कि स्टॉर्म की इंटेंसिटी डिफरेंट वेज से इसमें रिपोर्ट की जाती है, जैसे कि के इंडेक्स, ए इंडेक्स, जी स्केल। ठीक है, जब कोरोनल मास इजेक्शंस कोलाइड करते हैं अर्थ के साथ, तो उससे होता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, और इससे क्या हो जाता है, जो डिस्टर्बेंस स्टॉर्म टाइम इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी उससे मापी जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 78 पे। हमें बताना है कियल कैनाल एक वाटरवे है, वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? कियल कैनाल। ठीक है, देखो याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट वाटरवे नॉर्दर्न जर्मनी में, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेवल्ड मैन मेड शिपिंग लैंड लेन वर्ल्ड वाइड है, और ये नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में पास करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? जर्मनी में है। ठीक है, कियल कैनाल एक इंपॉर्टेंट पासवे, ये कहाँ पे है? जर्मनी में है। ठीक है, ठीक है, तो केएल कैनाल हमारी कहाँ पे है? जर्मनी में है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टील प्लांट और वहाँ से क्या मतलब निकलता है? ठीक है, आयरन ओर का सोर्स कहाँ पे है वहाँ का? तो वो सबसे पहले है राउरकेला स्टील प्लांट, उसका बोल रहे हैं आयरन ओर सोर्स जो है वो राउरकेला का नोआमुडी माइन है। तो याद रखना, यहाँ का जो आयरन और जो सोर्स है वो सुंदरगढ़ एंड केंदुझार है। कहाँ पे? सुंदरगढ़ एंड केंदुझार है। ठीक है, याद रखना, राउरकेला का सुंदरगढ़ एंड केंदुझार है, ये नहीं है। ठीक है, नोमाईमुडी नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट का कहाँ पे है? याद रखना, कोरबा एंड कंगाली। कहाँ पे है? कोरबा एंड कंगाली। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट का कहाँ पे? कोरबा एंड कंगाली, और ये दल्ली एंड राजधारा माइंस भी है। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स का जो सोर्स है वो कहाँ पे है? आयरन और उसका सोर्स नोआईमुडी है। ठीक है, अच्छा आयरन ओर का सोर्स पूछ रहे हैं ना, आयरन ओर का सोर्स दुर्गापुर का कहाँ पे है? आयरन ओर का सोर्स नोआईमुडी माइन है। ठीक है, इसका नोआईमुडी माइन है। भिलाई स्टील प्लांट का जो आयरन ओर का सोर्स तो ये है, और कोल का सोर्स भिलाई का कहाँ पे है? कोल का सोर्स है कोरबा एंड कंगाली। कहाँ पे है? कोरबा एंड कंगाली। ठीक है, ये कोल का सोर्स है। राउरकेला में आयरन ओर का सोर्स जो है वो हमारा सुंदरगढ़ एंड केंजरीघार है। ठीक है, और राउरकेला में जो हमारा कोल आता है वो कहाँ से आता है? कोल आता है हमारा झरिया से। कहाँ से आता है? झरिया से। देखो हर एक स्टील प्लांट में हमें कोल भी चाहिए है और आयरन भी चाहिए है। ठीक है, तो आयरन तो आ रहा है यहाँ से, जैसे कि राउरकेला में कहाँ से आयरन आ रहा है? आयरन आ रहा है हमारा सुंदरगढ़ से, और हमारा कोल कहाँ से आ रहा है? झरिया से। भिलाई में हमारा कोल आ रहा है कोरबा से, और आयरन आ रहा है दिल्ली एंड राजहरा माइन से। दुर्गापुर स्टील प्लांट में हमारा मेनली आयरन कहाँ से आ रहा है? नोआईमुडी से, और हमारा कोल कहाँ से आ रहा है? रानीगंज एंड झरिया से। यहाँ से भी हमारा कोल कहाँ से आ रहा है? रानीगंज एंड झरिया से।
ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन सा कहाँ पे है। तो इसमें केवल करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, केवल बी वाली ही इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। ये तो इसमें आयरन और पूछ दिया है, मैं आपको साथ में कोल भी लिखवा दिया है कि यहाँ का कोल कहाँ से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। हमें बताना है वाटर सोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में। The waters of lagoons and backwaters are generally brackish and not suitable for irrigation। बोल रहे हैं लेगून्स और बैकवाटर्स का जो वाटर होता है वो ब्रैकिश होता है और इरिगेशन के लिए मेनली क्या होता है, सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। याद रखना बेशक से इनका वाटर जो है ब्रैकिश होता है, लेकिन फिशिंग और इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इरिगेशन के लिए सूटेबल नहीं होता, इरिगेशन हम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड बोल रहे हैं कि शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन इज मोर देन द शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर। तो याद रखना क्या बोल रहे हैं, सरफेस वाटर का जो यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो देखो सरफेस अगर हम बात करें, ये यहाँ पे मान लो इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ पे मान लो डोमेस्टिक सेक्टर, यहाँ पे मान लो सरफेस वाटर, यहाँ पे मान लो ग्राउंड वाटर। तो सरफेस वाटर का इंडस्ट्रियल सेक्टर में ओनली 2% होता है और डोमेस्टिक में 9% होता है। कितना मेजर 9%, मतलब सरफेस वाटर का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो डोमेस्टिक स्फेयर में यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर है वो ज़्यादा है सरफेस वाटर में, ऐसा नहीं है। सरफेस वाटर में उनका जो शेयर है वो कम ही है। और मोस्ट ऑफ दी जो सरफेस और जो ग्राउंड वाटर है अप्रोक्स 90% से भी ज़्यादा, अप्रोक्स 90% या 90% से भी ज़्यादा जो सरफेस और जो ग्राउंड वाटर है वो मेनली कहाँ पे यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में ही हमारा यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में ही यूज़ होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी, क्योंकि हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट तो इनमें से एक भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 80 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। हमें बताना सीवर्ड्स के बारे में, क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, क्या स्टेटमेंट सही नहीं है हमें बतानी है, ठीक है। तो याद रखना जो सीवेड्स होते हैं ना वो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग होते हैं, मेराइन फ्लावरिंग नहीं होते, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स होते हैं। ऐसे रूट स्टेम और लीव्स के साथ नहीं होते, विदाउट होते हैं। ये क्या होते हैं, विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो ये होते हैं सीवर्ड्स, ठीक है। और ये सीवर्ड्स न्यूज़ में क्यों, क्योंकि सेंटर ने अभी डिसाइड किया है कि सीवर्ड पार्क बनाएगी। क्या बनाएगी, सीवर्ड पार्क इंडिया बनाएगा। सेंटर ने इसलिए डिसाइड किया कि सीवर्ड पार्क्स बनाए जाएंगे विद स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस उनको दिया जाएगा तमिलनाडु में, ताकि लाइवलीहुड जो है फिशरमैन्स का उसको इंक्रीज किया जा सके। किस स्कीम के अंडर सीवर्ड पार्क बनाए जाएंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर। प्रधानमंत्री जो भी है, जो उनसे भी संपदा योजना है, किसान संपदा योजना है, मत्स्य संपदा योजना, उसके अंदर बनाए जाएंगे। किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, उसके अंदर इस मिनिस्ट्री के अंदर किया जाएगा, ताकि इन सब चीज़ों को किया जा सके और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई इंक्रीज की जा सके वाटर में, ठीक है, और लाइवलीहुड को भी इंक्रीज किया जा सके। दे आर हैवली रिलाई ऑन आयरन फॉर फोटोसिंथेसिस, यस ये आयरन पे डिपेंड होते हैं। ये डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट बनाते हैं जिनको कैल्प बोलते हैं, बिल्कुल, और ये हैवी मेटल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं जिससे कि पोल्यूशन भी कम होएगा, ठीक है। तो सीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे उसके लिए। तो अब देखो ये क्वेश्चन मीन्स में पूछा जा सकता है कि सीवर्ड्स के फायदे क्या, सीवर्ड पार्क बनाया जा रहा है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्यों बना रही है गवर्नमेंट, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, और उससे नुकसान क्या हो सकते हैं। तो फ़ायदे आपने देख लिए कि ये हैवी मेटल्स को रिमूव करेगी, आयरन एज ए सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज करेगी, न्यूट्रिएंट करेगी, लाइवलीहुड इंक्रीज करेगी फार्मर्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पॉजिटिव्स में उसके लिख सकते हो। ये फ्लावरिंग नहीं होते और ये विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। हमें बताना है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले है ऑल डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक विद पास डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस आर परमिटेड टू ओपन डिजिटल बैंकिंग यूनिट। देखो डिजिटल बैंकिंग यूनिट कौन खोल सकता है, ठीक है, हमें करेक्ट बतानी है। याद रखना हर एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट को एज ए बैंकिंग आउटलेट माना जाएगा, ठीक है, हर एक को एज ए बैंकिंग आउटलेट माना जाएगा। ये बोल रहे हैं कि इट कैन नॉट प्रोवाइड
इट कैन नॉट प्रोवाइड फॉर कैश विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट, ये कैश विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स नहीं दे सकते। सेकंड बोल रहे हैं कि देखो ये कैश विड्रॉल्स, ओपन अकाउंट, केवाईसी अपडेट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, याद रखना ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं कि केवाईसी अपडेट नहीं कर सकते, नहीं, केवाईसी अपडेशन, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल केवाईसी अपडेशन होगा, नहीं, कैश विड्रॉल भी होगा, ओपन अकाउंट भी होगा, लोन्स वगैरह भी दी जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। बोले कि सारे बैंक्स इसके लिए क्वालिफाई हैं। देखो ओल्ड डोमेस्टिक और शेड्यूल्ड बैंक हैं, एक्सेप्ट ये सारे डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्वालिफाई हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनने के लिए, लेकिन रीजनल रूरल बैंक नहीं है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक नहीं है उसमें, उसके नहीं की कैटेगरी में आते हैं। एक आपने सुना होगा लोकल एरिया बैंक, वो भी नहीं है। ठीक है, एक आपने सुना होगा पेमेंट बैंक, वो भी नहीं है। तो रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक और ये पेमेंट बैंक, ये सारे नहीं है, ये सारे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लिए क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में ध्यान रखना है आपको। नॉर्थ आयरन और माइंस के बारे में बताना है। आयरन और माइंस को नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में आपको लगाना है कि कौन सी नॉर्थ में कौन सी साउथ में। अगर आपको पता होगा तो ये आपको पता चलेगा। ठीक है, मेनली इसकी जो ये है। ठीक है, देखो जो ये मेनली बेलाडीला है, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, और मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में है, और जो ये बलारी है ये हमारा कर्नाटका में है। ठीक है, और जो ये हमारा दुर्ग है ये हमारा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी नॉर्थ की साइड है ये दुर्ग, एज कम्पेयर टू बेलाडीला, ये थोड़ा साउथ में है। तो कर्नाटका 3 तो सबसे लास्ट में हो गया, 3 तो सबसे साउथ में हो गया, 3 तो सबसे साउथ में होना चाहिए। फिर हमारा क्या रह गया, फिर 3 है, इसका मतलब फिर 1 है, तो 1 साउथ में है। तो अब हमें बस 2 के बीच में ही हो सकता है, या तो मयूरभंज ऊपर होगा या दुर्ग ऊपर होगा। ठीक है, तो मेनली ऊपर कौन सा है, मयूरभंज सबसे ऊपर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 हमें क्या बोलता है, रूरल सेटलमेंट्स के बारे में बताना है कि क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट्स हैं वो जनरली बोल रहे हैं कि फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में पाई जाती हैं एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाई जाती हैं, और जो सेमी क्लस्टर्ड हैं वो गुजरात में पाई जाती हैं, और जो डिस्पर्स्ड है वो मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल यहाँ पे पाई जाती हैं। तो कौन से सेटलमेंट्स के बारे में सही बोला गया है। ठीक है, तो याद रखना बिल्कुल सही ही बोला गया है कि जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट है वो एलुवियल प्लेन में पाई जाती हैं, सेमी क्लस्टर्ड जो है बिल्कुल राजस्थान और गुजरात के प्लेन्स में पाई जाती हैं, और जो डिस्पर्स्ड हैं वो हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह में पाई जाती है, जो कहाँ कहीं कहीं घर पाई जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी। आपको गांव देखने कि कैसे बने हुए, उत्तराखंड हिमाचल में कहीं कहीं घर मिलेंगे, तो गांव एज ए डिस्पर्ड सेटलमेंट है। सेमी क्लस्टर्ड गुजरात, और क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट है, और क्लस्टर्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा एलुवियल सोयल है। तो क्वेश्चन नंबर 84 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। हमें मेज प्रोडक्शन के बारे में बताना है। किसके बारे में, मेज प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले है कि मेज कल्टीवेशन इज कंसंट्रेटेड ओनली इन सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट। केवल सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट ऐसा हो सकता है, नहीं, केवल सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में कंसंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक रीजन में कंसंट्रेटेड नहीं है। सारे इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है एक्सेप्ट पंजाब, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। ठीक है, मेनली ये हर जगह ही वो किया जाता है। मेज ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सोइल, बोल रहे हैं कि ये ओल्ड एलुवियल सोइल में ज़्यादा ग्रो करता है। जो ये हमारा, तो यस, ये ओल्ड एलुवियल सोइल में ज़्यादा ग्रो करता है, ये सही है, ओल्ड एलुवियल सोइल में ज़्यादा ग्रो करता है, लेकिन किसी पार्ट में कंसंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, फूड की तरह भी यूज़ होता है, और ये एज ए फोडर की तरह भी यूज़ होता है। ठीक है, फूड की तरह भी यूज़ होता है, फोडर की तरह भी यूज़ होता है। सेमी एरिड जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके अंदर इसको ग्रो किया जा सकता है। इन्फीरियर सॉइल के अंदर भी ग्रो किया जा सकता है। टोटल क्रॉप्ड एरिया का अप्रोक्स 3.6% जो एरिया है वो इसके अंदर है। ठीक है, और लीडिंग प्रोड्यूसर कौन मेनली मेज को प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा कर्नाटका है, फिर एमपी है, फिर बिहार है, फिर आंध्रा है। ठीक है, कोर सीरियल से इसकी जो इल्ड है वो ज़्यादा है, याद रखना, कोर सीरियल से इसकी जो इल्ड है ना मेज की वो ज़्यादा होती है। ठीक है, कोर सीरियल से इसकी इल्ड ज़्यादा होती है। ठीक है, और याद रखना साउदर्न स्टेट्स में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, और साउदर्न स्टेट्स में इसकी जो प्रोडक्शन है मेज की वो ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बारे में क्या बता सकती हूँ मैं, मेनली ये खरीफ सीजन में ही ग्रो किया जाता है, मेनली ये खरीफ सीजन्स में ही मेज को ग्रो किया जाता है मेनली, अप्रोक्स 83%। और इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मेज को क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोला जाता है।
ठीक है, क्वीन ऑफ सीरियल्स भी इसको बोला जाता है। इंडिया, इंडिया की बात करूँ मेज के बारे में, तो इंडिया अगर एरिया की बात करें 4th लार्जेस्ट है एरिया में, मतलब 4th लार्जेस्ट है, 4th लार्जेस्ट एरिया में इंडिया जो है मेज उगाता है। और प्रोडक्शन में इंडिया मेज के 7th लार्जेस्ट है, ठीक है, याद रखना। और बस ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बस मेज के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो जो मैंने अभी बताई है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। हमें बताना है इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर यू विल सी क्रॉप स्पेशलाइजेशन। ये एक टाइप की एग्रीकल्चर है जहाँ पे आपको क्रॉप स्पेशलाइजेशन दिखेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखेगा, साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन दिखेंगे, मैनेजरल टेक्निकल सपोर्ट दिखेगा, लार्ज स्टेट इन प्लांटेशन, चीप लेबर, गुड कनेक्टिविटी टू एक्सपोर्ट मार्केट। तो हमें बतानी है कौन सी चल रही है। देखो अभी मैंने बताई थी, आज ही बताई है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये सारे किसके पार्ट हैं? प्लांटेशन एग्रीकल्चर के पार्ट है, ठीक है। अभी भी आप नहीं कर पाओगे फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये कल का बताई थी, ये आज बताइए। कमर्शियल भी बता दी थी मैंने आज, मिड ट्रेनिंग भी बता दी थी, ये नहीं बताइए तो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। हमें बताना है मैग्नीज के बारे में। किसके बारे में? मैग्नीज के बारे में, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है आयरन ओर के स्मेल्टिंग के लिए। बिल्कुल आयरन ओर के स्मेल्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि ये केवल और केवल धारवाड़ सिस्टम ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में ये पाया जाता है। काला हांडी, सुंदरगढ़, ठीक है, इस हर जगह पाया जाता है। फिर बोल रहे हैं सुंदरगढ़ और जो काला हांडी ये इंपॉर्टेंट माइंस है मैग्नीज की, जो कर्नाटका में है। भाई कर्नाटका में थोड़ी ना, काला हांडी उड़ीसा में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, तो ये कर्नाटका में नहीं है। तो इस थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, थर्ड और सेकंड दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 87। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। हमें बताना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहाँ पे की जाती है, कौन सी, ठीक है। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहाँ पे की जाती है। फिर है हमारी मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ पे की जाती है, और कलेक्टिव फार्मिंग कहाँ पे की जाती है, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग कहाँ पे की जाती है, और हमें क्या इसमें क्या बोला गया है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। हमें गलत स्टेटमेंट भी बतानी है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है हमें वो बतानी है, ठीक है। तो याद रखना तीनों ही गलत स्टेटमेंट है, तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। याद रखना जो कलेक्टिव फार्मिंग है उसको क्या बोलते हैं? कोलकोज बोलते हैं। कोलकोज आज ही बताया था, और वो कहाँ की जाती है? यूएसएसआर में की जाती है, यूरोप में नहीं की जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। फिर आ गया हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग याद रखना यूरोप में की जाती है मेनली, यूरोप, अमेरिका, टेम्परेट रीजन्स में की जाती है मेनली। मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? टेम्परेट रीजन्स में की जाती है। यहाँ पे क्रॉप्स को भी उगाया जाता है और लाइफ स्टॉक को भी साथ में पाला जाता है, ठीक है। तो ये होती है मिक्स्ड फार्मिंग। पहली होगी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या जिसको स्लेशन बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, ये मेनली ट्राइबल रीजन में ग्रो की जाती है, जिसकी अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ये ऐसी यहाँ पे नहीं की जाती है, ठीक है। मेनली ट्राइबल या ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पे ये की जाती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स में ये की जाती है, जो ट्राइब्स हैं वो करती हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सारी ही रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया? डी, क्योंकि इसमें सारी ही स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 88 आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। हमें क्या बताना है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले बोले कि नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है वो नॉर्थ न्यूयॉर्क और लंदन को कनेक्ट करता है। न्यूयॉर्क और लंदन को जो है वो कनेक्ट करता है, बिल्कुल याद रखना। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट न्यूयॉर्क और लंदन को कनेक्ट करता है, इसको बिग ट्रंक रूट भी बोला जाता है, बिल्कुल। और ये बिजीएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, याद रखना ये बिजीएस्ट है वर्ल्ड में। ये दो मेजर जो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन है उनको कनेक्ट करता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट यूएसए और नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया इसका? सी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 हमें क्या बोलता है? सनफ्लावर प्रोडक्शन के बारे में बताना है। किसके बारे में? सनफ्लावर प्रोडक्शन के बारे में। बोल रहे हैं कि सनफ्लावर प्रोडक्शन का जो ऑयल सीड में जो प्रोडक्शन है वो लेस देन 5% है इंडिया में। कितना है? लेस देन हमारा 5% है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो लेस देन 5% है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अप्रोक्स 3.85% है हमारा सनफ्लावर का, 5% से भी कम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है।
सेकंड है हमारा इट इज़ ग्रोन इन खरीफ एंड रबी सीजन अक्रॉस कंट्री, बिल्कुल ये खरीफ और रबी सीजन दोनों में ग्रो किया जाता है, बिल्कुल सही है। थर्ड है महाराष्ट्र इज हाईएस्ट सनफ्लावर, देखो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कर्नाटका करता है, याद रखना सनफ्लावर का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कर्नाटका करता है, उसके बाद आंध्रा करता है और उसके बाद महाराष्ट्र करता है, थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो कर्नाटका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सनफ्लावर को, तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है, रबी एंड ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 90 आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। हमें बताना है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में 1991 में जो आई थी। तो सबसे पहले जो 1991 में जो पॉलिसी आई थी उसके बारे में, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग किया गया था क्या? बिल्कुल किया गया था। सेकेंड है फ्री एंट्री टू फॉरेन टेक्नोलॉजी किया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ द फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को याद रखना, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पहले चलता था उसको क्या किया गया था? एबोलिश किया गया था। फेज्ड जो वो था मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम उसको एबोलिश किया गया था, उसको स्टार्ट नहीं किया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। फिर है थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया हमारा, ठीक है। फिर है लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, देखो एटॉमिक एनर्जी और रेलवे गवर्नमेंट ने अपने पास रखी थी, उनको लिबरलाइज नहीं किया था, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 91 हमारा आंसर क्या आ गया? बी। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देखो नॉर्मल सी चीज़ें 1991 में क्या किया गया था, बस आप उसको नॉर्मल से अगर कॉमन सेंस लगा के करोगे तो आप कर लोगे। फिर है अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क क्या होता है, हमसे पूछा गया, उसके बारे में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ठीक है। तो अकाउंट एग्रीगेटर एक टाइप का आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी है जो हेल्प करेंगे इंडिविजुअल को ताकि जो इंडिविजुअल वो सिक्योरली और डिजिटली एक्सेस कर सके इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसमें उनका अकाउंट है टू अनदर विदाउट एनी रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अकाउंट एग्रीगेटेड नेटवर्क। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि ये क्या है, ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एक अकाउंट एग्रीगेटर है जो क्या करेगा, ये अकाउंट एग्रीगेटर एक टाइप का मीडिएटर है जो एक इंडिविजुअल की जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है दूसरे एक मान ले एक बैंक में एक इंडिविजुअल का अकाउंट है, उसकी कुछ डिटेल्स है, तो ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या करेगा, ये डिटेल्स लेगा और दूसरे में ये डिटेल शेयर कर देगा सिक्योरली एंड डिजिटली बिना किसी से शेयर किए हुए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है। और याद रखना ये जो डेटा है इसको आप विदाउट कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल शेयर नहीं कर सकते। जो अकाउंट एग्रीगेटर है इसको इस इंडिविजुअल से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी ये दूसरे बैंक में इसके अकाउंट को शेयर कर सकता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये समझ में आई, ठीक है। और मैं क्या बोल रही हूँ, आरबीआई ने इसको स्टार्ट किया, अकाउंट एग्रीगेटर मैंने बता दिया क्या है। और ये डाटा को देखो, ये अकाउंट है, ये मान लो कि मेरा अकाउंट है, जिसका भी अकाउंट है ये, ठीक है, मान लो आईविल का अकाउंट है यहाँ पे, और अकाउंट एग्रीगेटर इसके अकाउंट को देख भी नहीं सकता है, इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, इसमें कितने पैसे हैं, क्या वो देख नहीं सकता, केवल डेटा शेयर कर सकता है उसके साथ, ठीक है, ठीक है। बस ये एज ए मीडिएटर काम करेगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है यहाँ पे, और ये फुली वॉलेंटरली स्कीम है, ठीक है। तो रजिस्टरिंग विद अकाउंट एग्रीगेटर इज फुली वॉलेंटरी फॉर कस्टमर, ये सही है, ठीक है। तो अकाउंट एग्रीगेटर ये टाइप की चीज़ होती है जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो समझ में आ गई अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 92 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। हेलिना मिसाइल के बारे में बात करनी है। हेलिना मिसाइल ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोल रहे हैं कि ये है, तो बिल्कुल ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, बिल्कुल सही है। और ये बोथ डायरेक्ट हिट मोड एज वेल एज टॉप अटैक मोड में दोनों में काम कर सकती है, बिल्कुल सही है। और ये बोले कि हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ सेंट मिसाइल है, ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड क्या बोल रहे हैं, ये याद रखना, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन सेंट मिसाइल नहीं, ये नाग मिसाइल है, ठीक है। ये कौन सी मिसाइल है? नाग मिसाइल है, याद रखना, ये सेंट मिसाइल नहीं है, ये नाग मिसाइल है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए, ठीक है। ऑल वेदर डे एंड नाइट विजिबिलिटी होगी, इसकी किसने बनाया है? इसको DRDO ने इसको बनाया है, ठीक है। और इनडायरेक्ट हिट भी कर सकती है, टॉप अटैक मोड में भी ये हिट कर सकती है, दोनों में ये हिट कर सकती है, ठीक है। तो ये है हमारी हेलिना मिसाइल, ठीक है।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 होगा कंप्लीट। आ जाते हैं 94 पे। हमें बताना है किसके बारे में कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो एज डिपेंडेंसी रेशियो है वो कैसे मतलब इज बेस्ट डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ विच एज ग्रुप। डिपेंडेंट्स किस एज ग्रुप के होने चाहिए, किस एज ग्रुप पे? पीपल यंगर देन 18 टू दी वर्किंग एज पॉपुलेशन। देखो डिपेंडेंट कौन कौन होते हैं? जो 18 से नीचे होते हैं, मतलब 18 से नीचे होते हैं जो बच्चे, और जो 60 प्लस हो जाते हैं वो सारे डिपेंडेंट्स में आते हैं। तो पीपल यंगर देन 18, पीपल यंगर देन 18 और ओल्डर देन 59 वो सारे जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो वो होती है डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, तो 18 से नीचे और 60 से ऊपर जितने लोग होते हैं वो वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। हमें बताना है पॉपुलेशन अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स के बारे में। बोल रहे हैं कि एशिया में जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एशिया में। तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो कहाँ पे है? वन सेकेंड गाइस। जो पहला क्वेश्चन था इसमें ये 18 ईयर नहीं, ये 15 ईयर से नीचे है। ठीक है, ये 18 नहीं, ये 15 ईयर से नीचे वाले हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से। पीपल यंगर देन 18 नहीं, पीपल यंगर देन 15, और जो 60 से है 15 से 60 तक के हैं उनको डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं, एज डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, मेरे को बताना इसको। ठीक है, आपको जोन सा भी ठीक हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसका जो आंसर है वो डी है। ठीक है, मेरे से शायद ये गलती हो गई है कि पता नहीं, मेरे को अभी भी डाउट है, लेकिन मेरे को इसका आंसर बताना 94 का। मेरे ख्याल से तो पक्का इसका डी ही है। 15 से 60 के बीच की जो पॉपुलेशन है उसको वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं, और उससे ऊपर नीचे जो भी होंगे वो सारी डिपेंडेंसी होंगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लेना। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहे थे हम? हाँ, बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट एशिया में। देखो एशिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है अफ्रीका में। कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट? अफ्रीका में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग। सेकंड है यूरोप में सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन जो कॉन्टिनेंट है वो कौन है? अफ्रीका ही है। अफ्रीका ही सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है, क्योंकि एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एशिया में। तो दोनों नोट करेक्ट बतानी है, दोनों ही नोट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, अब जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 96 पे। हमें बताना 96 के बारे में। कौन से सेंचुरी कौन से स्टेट में है? सबसे पहले है बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये याद रखना यूपी में ही है। सही है। वेदांतागल सेंचुरी कहाँ पे? याद रखना ये केरला में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। देखो ये सेंचुरी आपको पता होंगी तो ये आप कर पाओगे। ठीक है, फिर खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? ये गुजरात में। ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। लैंड रिसोर्स कैटेगराइजेशन के बारे में बताना है। लैंड रिसोर्स कैटेगराइजेशन सबसे पहले परमानेंट पास्चर्स लैंड इज यूज्ड टू ग्रो ग्रासेस और अदर हर्बेशियस फॉरेस्ट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्रॉप रोटेशन। जो परमानेंट पास्चर जो लैंड है वो मेनली ग्रासेस ग्रो करने की हेल्प आती है, जो क्रॉप रोटेशन में यूज़ नहीं होती। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेजोरिटी ऑफ दी जो परमानेंट पास्चर लैंड है वो कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर आती है। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, परमानेंट पास्चर लैंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे परमानेंटली ग्रासेस उगाई जाती हैं, जहाँ पे एनिमल्स ग्रेज कर सकें। ठीक है, वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में आती है, वो सबकी प्रॉपर्टी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 97 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिहांड। सबसे पहले रिहांड कौन सी रिवर पे? रिहांड रिवर पे ही है। ठीक है, ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिहांड रिवर, तो ये बेटवा रिवर पे नहीं है, ये रिहांड रिवर पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फिर है सलाल डैम। जो सलाल है वो कौन सी पे है? चेनाब रिवर पे है, ये बिल्कुल सही है। फिर है मेटूर डैम। जो मेटूर डैम है वो कावेरी रिवर पे है, ये भी सही है। उसके बाद है हीराकुंड डैम। याद रखना हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है, और ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये महानदी के ऊपर ही है। ठीक है, ये महानदी के ऊपर ही है। तो 2, 3 और 4 ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक रेटल जो प्रोजेक्ट है वो कौन से रिवर के ऊपर है?
और मेरे को बताना एक क्वार जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, ठीक है। मेरे को ये उसमें बताना, किसमें, कमेंट सेक्शन में बताना कि रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या रेटल डैम हम किसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है रेटल, ठीक है, और क्वार, तो ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कौन कौन से रिवर के ऊपर है, ठीक है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, हमें बताना है एटॉमिक मिनरल्स के बारे में। बोले कि यूरेनियम जो है वो केवल इज़ नॉट फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ इंडिया, इंडिया के हिली एरियाज में जो है वो यूरेनियम नहीं पाया जाता है। तो अगर आपको एक बात बताऊं मैं कि याद रखना, यूरेनियम ऐसा नहीं है कि हिल एरियाज में नहीं पाया जाता। जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, वहाँ पे मेनली यूरेनियम पाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हिल एरियाज में नहीं पाया जाता, पाया जा सकता है। सेकेंड है थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलिमेनाइट इन द बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ कर्नाटका, कोस्ट ऑफ कर्नाटका में ये यहाँ पे पाया जाता है। तो देखो याद रखना, जो थोरियम है वो कौन सी सैंड में पाया जाता है, आपको पता है मोनाजाइट सैंड होती है वहाँ पे, कौन सी होती है, मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है, ना कि यहाँ पे पाया जाता है। याद रखना मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है, लार्जेस्ट सोर्स है मोनाजाइट सैंड, ठीक है। थर्ड है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है सम यूरेनियम इज फाउंड इन कॉपर माइंस ऑफ उदयपुर इन राजस्थान, उदयपुर इन राजस्थान के कुछ कॉपर माइंस में भी यूरेनियम पाया जा सकता है। यस, ये तो ठीक है, ये पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही होगी। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। यूरेनियम हिली एरियाज में भी पाया जा सकता है, हाँ भी पाया जा सकता है, मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है, कॉपर माइंस में भी पाया जाता है उदयपुर राजस्थान में। वर्ल्ड में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होती है। अप्रोक्स 31% प्रोडक्शन वर्ल्ड का यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया में होता है। उसके बाद है कजाकिस्तान जिसमें अप्रोक्स 12% प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद है हमारा कनाडा एंड रशिया, उसके बाद है हमारा कनाडा एंड रशिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ल्ड का प्रोडक्शन यूरेनियम का इन कंट्रीज़ में होता है। और उसके अलावा बात करें इंडिया में जो अगर यूरेनियम के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा आंध्रा में होता है, उसके बाद हमारा झारखंड में होता है, उसके बाद हमारा मेघालय में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99 आंसर हो गया बी। और ये कर्नाटका नहीं, केरला एंड तमिलनाडु के जो कोस्ट है उस पर पाया जाता है, ठीक है। केरला एंड तमिलनाडु के कोस्ट पे थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट और इल्यूमिनाइट सैंड में, मोनाजाइट और इल्यूमिनाइट सैंड में पाया जाता है केरला और कर्नाटका के तमिलनाडु के बीच पे, कर्नाटका कहाँ बोल रही हूँ मैं, केरला एंड तमिलनाडु के बीच पे पाया जाता है थोरियम, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ओनली थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। अब जाते हैं नेक्स्ट पे, हमें बताना है कोनुर्बेशन क्या है। कोनुर्बेशन का मतलब क्या है, कोनुर्बेशन का मतलब है अर्बन डेवलपमेंट बाय मर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सेपरेट टाउन। बहुत सारे सेपरेट टाउन्स को जोड़ के जब हम एक ही टाउन बना देते हैं तो उसको बोलते हैं, उन सारों को डेवलप करके उनका अर्बन डेवलपमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कोन अर्बनेशन, कोन सारों को मिला के अर्बेशन, ठीक है, कोन अर्बेशन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोन अर्बेशन। तो इसी नोट पे हमारे जो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। वो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।